आज हम लोग हमारा एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके दो पार्ट्स थे। एक था साइटोलॉजी यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ाई करना, और दूसरा था बायोटेक्नोलॉजी जो कि आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल लैंग्वेज में वन वर्ड में एक ही मीनिंग होता है कि जो जेनेटिक कंपोजिशन है ह्यूमंस का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, है ना, उनका जो डीएनए है, उनका जो जीन है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई चेंज क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई चेंज क्रिएट कर दिया जाए, कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको नहीं सोचना है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज क्रिएट कर दिया जाए ताकि उस चेंज की वजह से सोसाइटी को फ़ायदा हो। जैसे कि कुछ ऐसे क्रॉप्स आने लगे मार्केट में जो कि ठंडी सीज़न में फल देते थे, है ना, जैसे तरबूज वगैरह कैसा रहता है, गर्मी के सीज़न में आता है, ठंडी के सीज़न में तो रहता ही नहीं है, बताओ। तो कुछ ऐसा उसमें चेंज कर दिया कि वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, या फिर कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि आप लोगों का जो क्रॉप का जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया, है ना, या फिर आप लोगों ने कोई ऐसा क्रॉप बना लिया जिसको खाने से आपकी बॉडी के अंदर कुछ अच्छी अच्छी चेंजेस आने लगे। मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ वैक्सीन चली गई, या फिर आपकी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो गई, वगैरह वगैरह, इस तरीके के चेंजेस। या फिर आपके बायोटेक्नोलॉजी का ये काम होता है कि किसी ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंज क्रिएट किया जाए जिस चेंज की वजह से हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा क्या हो, फ़ायदा हो। तो कैसे चेंज क्रिएट करेंगे, कहाँ चेंज क्रिएट करेंगे, चेंज करने के कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है, कहीं जो दवाई बनेगी वो हमारी बॉडी को सूट करेगी नहीं करेगी, है ना। जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, पता चले हॉलीवुड मूवीज़ के जैसे एक्सपेरिमेंट कर कुछ और रहे थे और बना के बैठ गए एक बहुत बड़ा विशाल राक्षस, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली बायोटेक में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस रिसर्च चलती रहती है। इनका काम क्या होता है ना, इनका काम ये होता है कि दूध से योगर्ट बनाने के लिए ज़्यादा बेटर माइक्रोब्स का खोज की जाए, ठीक है। अच्छा, मोलासेस से ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाए, ओके। तो हमारी एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, इनकी डिस्कवरी, हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है या फिर जो प्रोटीन है, इनमें एक चेंज करना है नहीं करना है, चेंज अगर होगा तो किस तरीके से होगा, किसी एनिमल की बॉडी में या किसी क्रॉप की बॉडी में कोई चेंज करना है कि नहीं करना है, फिर उस चीज़ का हमारी ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, क्या इसके चेंज करने से हमारा जो क्रॉप है वो डिसीज़ रेजिस्टेंट ज़्यादा बेटर हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। तो सीधा सीधा अगर लेट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना हो तो शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन एरियाज वेयर बायोटेक्नोलॉजी वर्क, ठीक है। फिर उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का जैसे कि मैंने बताया कि बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारे पास ज़मीन हो गई है देखो कम, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ना। याद है, मैंने तो देखो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा था। मुझे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी। मतलब अगर कोई मुझे मैथ्स साइंस के अलावा अगर कोई थर्ड सब्जेक्ट चूज़ करने को कहेगा तो मैं तो अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट में हिस्ट्री को रखूँगी। एंड इवन फेवरेट टाइम पास के तौर पर जब मेरी बुक रीडिंग की जो मेरी हैबिट है उसमें मैं बुक्स रीड करती हूँ, नॉवेल्स टाइप की, जैसे क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री, है ना, वगैरह वगैरह, साइंस एंड फिक्शन। तो उसके बाद अगर मुझे कोई नेक्स्ट ऑप्शन देगा तो मैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ती हूँ। तो मुझे पर्सनली हिस्ट्री बहुत पसंद है, ज्योग्राफी मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, राइट। आपके कहाँ से शुरू हुआ था? मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है शायद आप लोगों के ब्रिटेन से ही शुरू हुआ था, इंग्लैंड वगैरह से ही शायद शुरू हुआ था, है ना। और कौन से ईयर में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है
कि 1919 शायद, नॉट श्योर, आई एम नॉट एग्जैक्टली नॉट श्योर, लेकिन 18th सेंचुरी में जहाँ तक मुझे याद है कि शायद इस सेंचुरी में हो गया था। खैर, तो जैसे जैसे देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, चाहे स्मॉल स्केल हो लार्ज स्केल हो। लोगों के पास पहले एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था, खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन, वो अब कम होने लगा। लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। अब इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम खाना कैसे खिलाएंगे? ज़मीन तो है नहीं, क्योंकि ज़मीन होती तो उस पर हम अनाज उगाते, उस अनाज को हम खिलाते वगैरह वगैरह। अब ना तो हमारे पास ज़मीन है, ना तो हमारे पास अनाज बनेगा, ना तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम खाना कैसे खिलाएंगे। फिर तो अगर हम लोग क्रॉप के जीन्स के साथ कुछ फेरबदल कर दें कि सच दैट कि जितना क्वांटिटी ऑफ क्रॉप उगना चाहिए था उस सिंगल पौधे पे या उस सिंगल प्लांट पे, उससे ज़्यादा उग रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसकी ईल्ड बढ़ गई। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा जो ये मुसीबत है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड कम है, क्रॉप की क्वांटिटी कम है, तो इसीलिए कॉस्ट भी ज़्यादा है, इसीलिए पूरी आबादी को हम ये पिला नहीं पा रहे हैं, खिला नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ का हमको यहाँ से क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो ईल्ड को पर हेक्टर, कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या हो, प्रोड्यूस हो। आप अपने पर्टिकुलर क्रॉप में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हो कि आपके क्रॉप को मौसम से कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा ना कि भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई, बहुत तेज धूप की वजह से फसल बर्बाद हो गई, या धूप नहीं आने पर या ठंडी ज़्यादा समय तक चलने पर फसल बर्बाद हो गई, है ना। तो ऐसे केस में अगर हमारा क्रॉप इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाए कि उसको इस तरीके की नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल चेंजेस से कोई फ़र्क ही ना पड़े, फसल बर्बाद ही ना हो, उसमें कीड़े ही ना लगे, तो कितना अच्छा होगा, राइट। कोई फसल ही बर्बाद नहीं होगी। कितना अच्छा हो कि क्रॉप में कभी कोई कीड़े ही ना लगे। सोचो, हमारे जो किसान लोग हैं वो तो इतने परेशान होते हैं अगर आपकी फसलों में कीड़े लग जाए तो, काश कितना अच्छा हो कीड़े ही ना लगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोगों के आने वाले समय में हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के मिल सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर आप कुछ इस तरीके से चेंजेस करें, कुछ जेनेटिक्स में उसके बदलाव करें या कुछ ऐड करें जिसकी वजह से उसकी ईल्ड बढ़े, जिसकी वजह से एक तरीके से कहूँ तो प्लांट का भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और प्लांट के अंदर नेचुरल चीज़ों को झेलने की, नेचुरल आपदा वाली जैसी चीज़ों को झेलने की उसकी क्षमता भी बढ़े। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को आप अपनी क्रॉप वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर ऊपर जो ब्लू कलर का डब्बा है, ये ब्लू कलर का डब्बा आपको जानकारी दे रहा है कि हमारे इंडिया में इस बायोटेक वाली चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ NITs, मतलब बहुत प्यारी प्यारी जगहें हैं जहाँ पर लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। खैर, ये तो एक GK फैक्ट है। अब आते हैं हम लोग अगेन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर कि क्रॉप में किस तरीके से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। तो पहला तो है हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, आप क्या लाइए मार्केट में, हाइब्रिड सीड्स लाइए। मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइब्रिड? देखो, हाइब्रिड का एक ही मतलब होता है, नॉट प्योर। ठीक है, जो चीज़ प्योर नहीं होती है उस नॉट प्योर वाली चीज़ को कहा जाता है हाइब्रिड। मान के चलो तुम मार्केट गए, तुम्हें गेहूँ खरीदना है, तुम गेहूँ के दानों को देखते हो, तुम क्या देखते हो कि अरे यार नहीं लूँगा। तुम्हारे दोस्त ने पूछा, सॉरी दुकानदार ने पूछा, भैया क्या बेकार है, आप मेरा गेहूँ क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? तो तुमने कहा भैया आपके गेहूँ के दाने ना छोटे हैं। तो दुकानदार ने कहा अरे भैया छोटे दाने हुए तो क्या हुआ, देखो कितने अच्छे अंदर से मस्त सॉलिड सॉलिड है, खोखले नहीं है। जब आप आटा मतलब पिसाने के लिए, गेहूँ पिसाने के लिए डालोगे तो आटा अच्छी क्वांटिटी में निकलेगा। तुमने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप नेक्स्ट दुकान गए, उसने आपको गेहूँ दिखाया, उसके दाने थे ये लंबे लंबे। ठीक है, तुम हो गए खुश, लेकिन तुमने फिर लेने से मना कर दिया। तुमने बोला, दुकान वाले ने पूछा भैया अब क्या हुआ, आपने बाजू वाले को नहीं लिया ये बोल के कि मुझे बड़ा बड़ा दाना हो ना, अभी मैं आपको बड़ा दाना दिखा रहा हूँ तो अभी आप फिर मना कर रहे हो।
तो तुमने तुमने उसको जवाब दिया कि भाई तेरे जो बड़े बड़े दाने हैं ये सिर्फ दिखने के बड़े हैं, ये अंदर से खोखले हैं, पुचकू हैं, इनके अंदर सॉलिड क्या नहीं है, वीट ज़्यादा नहीं है। तो मैं अगर तुम्हारे बड़े दानों को खरीद भी लूँगा तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। मैं खरीदूँगा 1 किलो और आटा जो बनकर आएगा वो 1 किलो भी नहीं मिलेगा मुझको, इसमें तो मेरा नुकसान है। तो बेसिकली तुमको क्या चाहिए था? तुमको चाहिए था एक ऐसा दाना जो देखने में बड़ा भी दिखे, बड़ा बड़ा, और अच्छा तंदुरुस्त, अंदर से फूला हुआ भरा हुआ भी होना चाहिए था, है ना? तो ऐसे केस में अब तुम दोनों दुकानदारों ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, अगले साल आना। तो अगले साल जब वो तुम वापस उनकी दुकान गए तो उन्होंने तुम्हें उस प्रकार का एक बीज, उस प्रकार का एक दाना दे दिया। तुमने पूछा कहाँ से लाए? तो उन्होंने बोला कि हमने क्या किया, बाजू वाली दुकान वाले ने और मैंने, हम दोनों ने अपने अपने क्रॉप्स के सीड्स को आपस में क्या कर लिया, उन लोगों के जीन्स मिक्स कर दिए। हमने उनके आपस में जीन्स क्या कर दिए, हमने उनके मिक्स कर दिए। इससे क्या हो गया, जो नया वाला क्रॉप बना उस नए वाले क्रॉप के अंदर मेरे वाले जीन्स भी थे और आपके जो पुराना वाला है बराबर, ठीक है, उसको वो वाली क्वालिटी भी है, वो वाले क्वालिटी भी है, ठीक है, वो वाली क्वालिटी भी है उसके अंदर, दोनों हैं उसके अंदर। तो जब हम किसी भी क्रॉप की अच्छी क्वालिटी अपने क्रॉप के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में हम उनकी सीड्स को, ठीक है, हम उनकी सीड्स को आपस में मिक्स करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मिक्स करवाते हैं बराबर। हम उनको क्या करते हैं, बराबर मिक्स करवाते हैं, ताकि उनसे जो नया वाला क्रॉप बने, ठीक है, उनसे ताकि जो नया वाला क्रॉप बने उस नए वाले क्रॉप के पास अपनी खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, प्लस एज वेल एज वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जो हमको चाहिए, ठीक है, जो हमको चाहिए, हमें दोनों मिल जाता है। तो इस तरीके से हाइब्रिड क्रॉप्स बनाने में हम लोगों का क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी हमें मदद करता है। हाँ, बट ऑब्वियस है कि इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, आप अपनी मर्जी से कैसे भी इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्रॉप की फील्ड में होता है जीएम क्रॉप्स। जीएम मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में से बोला जाता है जीएम क्रॉप्स। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये जो मैंने आपको बताया, ये ऑब्वियस है कि जो ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो उसी प्रकार का ये एक और एग्जाम्पल है, सेम वही है, बट हाँ इसमें थोड़े से चेंज किए जाते हैं। हमें अगेन जिस पर्टिकुलर क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए उसके जीन्स हम अपने क्रॉप के अंदर डाल देते हैं, ताकि एक नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत जैसे कि आप कहीं से देख कर आए, जैसे पता है हम लोग बाली, इंडोनेशिया, यहाँ घूमने गए थे, तो वहाँ पे जो कटहल के पेड़ है, मैं तो देख के शॉक हो गई, शॉक। मैंने मेरी अपनी इंडिया में मैंने बचपन से कटहल के पेड़, कटहल मतलब जानते हो ना, जैक फ्रूट, फन्नस, जो कटहल के जो मैंने पेड़ देखे हैं ना, वो बहुत लंबे 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 देखे हैं। मतलब कम से कम 2 फ्लोर का घर इज़ इक्वल टू 1 कटहल का पेड़, और उसके टॉप पे लगते हैं कटहल। जैसे नारियल के पेड़ कैसे होते हैं, लंबे लंबे, है ना, बराबर वैसा था। तो एक्चुअली में वहाँ पे मैंने जो कटहल के पेड़ देखे वो मेरी हाइट से भी छोटे थे, बताओ। मतलब मेरी हाइट तो फिर भी 5-6 है, मतलब अगर अभी तुम लोग कैसे हो, 10th क्लास के हो, तुम्हारे हाइट के जितने कटहल के पेड़ थे लगभग, और उनमें एकदम नीचे नीचे उनके कटहल एकदम लटक रहे थे, बड़े बड़े। बाप रे, पूरे बाली में, पूरे इंडोनेशिया में आपको ये कटहल का पेड़ इस तरीके से दिख रहा है, बताओ। और मतलब जितने कटहल हमारे पूरे इंडिया के कटहल के पेड़ों में नहीं लगते, उतने ज़्यादा कटहल तो भाई वहाँ के एक छोटे से सिंगल से बाटके से पेड़ में लगा हुआ था। मुझे तो वो चीज़ बहुत पसंद आई। इवन दो मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नारियल के पेड़ भी देखे जो एकदम छोटे छोटे थे, एकदम छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, ठीक है, एकदम ही ज़्यादा। और जैसे हमने कैसे नारियल के पेड़ देखे एकदम लंबे लंबे, वहाँ इतने छोटे छोटे नारियल के पेड़ एकदम गमले के जैसे।
और उनमें नारियल लगे हुए थे भर भर के, मतलब एक छोटा सा नारियल का पेड़ और उसमें कम से कम 150 से 200 नारियल लटक रहे थे, है एकदम वही बंच के बंच में। तो ये जो छोटे छोटे पेड़ की, ये जो छोटे छोटे टिंगू टिंगू पेड़ की जो फार्मिंग थी, ये मुझे वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आपको भी ऐसे कोई पर्टिकुलर क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक पसंद आती है जो कि हमारे इंडिया के इसमें नहीं है ना, जैसे कई बार होता है कि हमारे यहाँ का जो क्रॉप होता है वो बहुत ही जल्दी, लेट से हमारे इंडिया के इसमें कीड़े पड़ रहे हैं, टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, लेकिन आप वही सेम क्रॉप किसी और जगह पे या किसी और स्टेट में देख कर आए हो, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि अरे वाह यार, ये क्रॉप में तो बेटर है, इसमें तो कीड़े भी नहीं लग रहे, इसमें तो ये ज़्यादा अच्छे से टेम्परेचर भी झेल पा रहा है। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर क्रॉप को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जीन्स हम हमारे क्रॉप में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उसके जो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमारे क्रॉप में भी आ जाए, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप के अंदर डिसीज से लड़ने की पावर बढ़ जाती है। उसमें उसके आजू बाजू जो वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब जो जंगली पेड़ जो उसके आजू बाजू लगते हैं, है ना, वो जंगली पेड़ जो होते हैं आप लोगों के नहीं लगते, राइट, और कम लगते हैं, इस तरीके की सारी चीज़, है ना। वैसे ही एक बहुत ही प्यारा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड आप लोगों का क्रॉप बनाया गया जिसका नाम है बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी में जो बी और टी है, इसके बारे में, इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें कि एक बैक्टीरियम है बैसिलस थेरेंजिनाइसिस, बाप रे क्या गंदा सा नाम है, ठीक है। इसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं कॉटन के जीन के साथ, ठीक है, इन दोनों को। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है बताओ। ये इसकी वजह से ये होता है कि जो कॉटन के, कपास के जो पौधे होते हैं उसमें बॉलवॉर्म नामक एक कीड़ा लग जाता था, है ना, मतलब इस पर्टिकुलर पेड़ में ये कीड़ा आता था। अच्छा, और कीड़ा जब इस पर्टिकुलर पत्तियों को खाता था, है ना, अच्छा, तो वो पर्टिकुलर कीड़े के लगने की वजह से आपका जो फसल होता था वो ख़राब हो जाता था। अच्छा चलो ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर ये बीटी डाल दिया, मतलब ये बैसिलस थेरेंजाइसिस डाल दिया। अच्छा ठीक है, तो इसको डालने की वजह से ये हुआ कि ये पर्टिकुलर बैसिलस थेरेंजाइसिस एक जहर प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है। ये क्या करने लगा, एक जहर प्रोड्यूस करने लगा जो उस कीड़े के लिए खतरनाक है, बॉलवॉर्म टॉक्सिन। मतलब इस बॉलवॉर्म को क्या मिलने लगा, आप लोगों का पॉइजन मिलने लगा। क्या हम जाके बॉलवॉर्म को पॉइजन पिला रहे हैं क्या? नहीं, हम बॉलवॉर्म को पॉइजन नहीं पिला रहे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि उस पर्टिकुलर प्लांट की लीव्स के ऊपर उस बैसिलस थेरेंजाइसिस की वजह से क्या हो रहा है, आपका एक पॉइजन क्रिएट हो रहा है जो उस पर्टिकुलर पेस्ट को, जब वो पेस्ट उस पत्ती को खाता है ना, तो क्या होने लगता है, आप लोगों का वो पेट के पेट में जाता है वो पॉइजन, और पॉइजन जब उसके पेट में जा रहा है तो वो कीड़ा उसमें क्या हो जा रहा है, आप लोगों का मर जा रहा है। बताओ क्या हो गया। इससे तो जो लोग परेशान थे कि अरे यार हम लोगों की तो फसल खराब कर देता है ना, ये पर्टिकुलर कीड़ा, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, बराबर। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है, इससे जो आपका बॉलवॉर्म था वो पर्टिकुलर बॉलवॉर्म तो मर गया। फिर तो इस वजह से हमारे इंडिया में, बाकी कंट्रीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट हमारे इंडिया में कई जगहों पर इस तरीके के गवर्नमेंट ने बैन लगा कर रखा हुआ है इस तरीके के बीटी फील्ड पर। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ऐसा करने से एक तरीके से आप एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। आप कुछ बेटर टेक्नोलॉजी लाओ जिसमें किसी को मारने पीटने की भी ज़रूरत ना पड़े और क्रॉप भी आप लोगों का क्या ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक हो गया एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। अच्छा, उसके अलावा एक और होता है, दैट इज़ बीटी ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैगन, ठीक है, बीटी ब्रिंजल मतलब बैगन। अच्छा, इसमें भी अगेन आप वही सेम डालते हो, क्या, बैसिलस थेरेंजाइसिस। अच्छा, बैसिलस थेरेंजाइसिस लाने से क्या होता है, जिस तरीके से सेम आप लोगों का
क्या हो रहा था, वो पर्टिकुलर कीड़ा जो कॉटन को खराब कर रहा था, वही सेम पर्टिकुलर कीड़ा अब आप लोगों का जो, या फिर कोई दूसरा कीड़ा जो ब्रिंजल, देखना तुम जब खरीदते हो बैगन, तो तुम लोग बैगन को खरीदते वक्त एक बात का बहुत ध्यान रखते हो, बैगन में कहीं भी वो नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे छेद नहीं होने चाहिए। याद है, सभी लोग बैगन खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं भी छोटे छोटे छेद नहीं होने चाहिए। क्यों? हम क्या बोलते हैं, अरे इस बैगन में बहुत छेद है, इसका मतलब ज़रूर इसमें बहुत सारे क्या होंगे, कीड़े होंगे। राइट, हम लोग नहीं लेते ना उसको। तो वैसे ही अब किसानों को ना बैगन उगाना इन द सेंस बड़ी टेंशन की बात है कि यार कहीं हम लोगों के बैगन में कीड़े ना लग जाए, क्योंकि अगर लग गए तो कौन खरीदेगा उसको, है ना। अच्छा, तो बस इसी तरीके से बैगन को कीड़ों से बचाने के लिए आप लोगों के मार्केट में बीटी ब्रिंजल्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मैं बता दूं, हर जगह ये बीटी क्रॉप्स को परमिशन नहीं दी गई है, ठीक है। हर जगह बीटी क्रॉप्स को परमिशन नहीं दी गई है। ये दो आप लोगों के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, बीटी कॉटन और आप लोगों का बीटी ब्रिंजल, ठीक है, जिन्हें हम लोगों के इंडिया में काफ़ी हद तक उगाने की परमिशन है। लेकिन ऐसे कई क्रॉप्स हैं जिनको उगाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सालों पहले बीटी कॉटन को बैन किया गया था, ठीक है। बराबर बीटी कॉटन को क्या किया गया था, बैन किया गया था महाराष्ट्र में। बल्कि शायद मेरे हिसाब से अभी भी क्या है, बैन है। और यहाँ पे बीटी वाला बैगन भी नहीं उगता है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे बैन है। अच्छा, उसके अलावा एक नेक्स्ट है गोल्डन राइस। अच्छा भाई, क्या है ये गोल्डन राइस? ठीक है, उन्होंने ये कहा कि देखो बीटा कैरोटीन बेसिकली वो केमिकल है जिसकी वजह से गाजर आप लोगों को लाल दिखती है। तो ये जो बीटा कैरोटीन होता है, ये बीटा कैरोटीन आपके विटामिन ए में पाया जाता है। जैसे गाजर खाते हो, है ना, गाजर में भी आप लोगों का विटामिन ए होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो लोग चावल खाते हैं, इन लोगों को चलो एक काम करते हैं, इनके खाए हुए चावल, ये जो चावल खाने का जो इनका इतना शौक है, चलो अपन एक काम करते हैं, चावल के अंदर ये बीटा कैरोटीन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो बीटा कैरोटीन डालने से क्या होगा, चावल जो है, चावल आपका पहली बात तो वाइट नहीं दिखेगा, वो येलो, मतलब डार्क येलो भी नहीं होगा, बहुत ही प्यारा सा कलर दिखने लगता है। ये आप समझ के रखो, हल्दी के जैसा दिखने लगता है, ये ऐसा दिखने लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन राइस, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैडम इसको क्यों, मतलब ज़रूरत क्या थी इसको ज़बरदस्ती के बनाने की? ये इसीलिए ज़रूरत थी क्योंकि हमारे भारत में या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, जिनको विटामिन ए की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। ज़्यादा देखो विटामिन ए खाना भी नुकसानदायक होता है, लेकिन विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। हमारे एशिया में और अफ्रीका में ये डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और विटामिन ए की डिफिशियंसी पता है बहुत बेकार है। वैसे तो हर किस्म की डिफिशियंसी बेकार है, बट अगर किसी की बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है ना, तो वो उसकी बॉडी अगर नॉर्मल खाना भी खाती है तो उसकी बॉडी का जो इंटेस्टाइन होता है, उस बॉडी का इंटेस्टाइन नॉर्मल खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में मतलब ही नहीं रहेगा यार, वो सामने वाला व्यक्ति जो भी खाना खाएगा उसकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे केस में और भी बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर चावल इंट्रोड्यूस किया गया कि ठीक है आप लोग, क्योंकि एशिया और में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चावल खाया जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं तुम्हें बताई हूँ, हम लोग जब घूमने गए थे तो मैं सही बता रही हूँ, मैं तो रोटी के लिए तरस गई थी, रोटी के लिए। जैसे हमारे जो चाचा हैं वो बताते हैं, आज से कम 40 साल पहले की बात, भारत में ही, कि जब वो लोग साउथ इंडिया में काम करने गए थे तो उन लोगों को जितने भी वहाँ के रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे सिर्फ चावल ही मिलता था। मतलब आप रोटी बोलोगे तो स्पेशल ऑर्डर में आपके लिए रोटी बनती थी, और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मतलब आपको ऐसा लगता था कि आप तो भाई किसी अलग ही ग्रह में आ गए हो, जहाँ पे रोटी मतलब क्या। सेम यही सिचुएशन हमारे साथ भी हुई थी जब हम लोग इंडिया के बाहर जब ट्रैवल करने गए थे। वहाँ के लोग मेजॉरिटी तौर पे चावल ही खाते थे,
चावल, मतलब चावल का ही कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बनाते रहते। तो एक रोटी, पराठा या कुछ भी आप जैसा खाओ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, है ना। मैं मतलब इंडिया में जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो हिंदी साइडर लोग होते हैं, ये यूजुअली रोटी इन लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा रोटी वाला मेरा है एक्चुअली खाने का एटीट्यूड। मैं चावल बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत कम, मतलब बहुत कम। कभी एक आधी हफ्ते में थोड़ा सा खा लिया सो खा लिया। रोटी रोटी रोटी, तो बिना रोटी के तो मेरा पेट ही ना भरे। और इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी एक रोटी की, आपको खुद लगेगा कि भाई यार एक रोटी खा रहा हूँ मैं, भगवान। अपन कैसे बोलते हैं मम्मी को कि हाँ मेरे को नहीं खानी रोटी, रोज रोज रोटी बना देती हूँ। उस एक रोटी की कीमत पता चलती है जब आप ऐसी किसी कंट्री में घूमने जाते हो जहाँ पर आप लोगों को यही रोटी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। एंड उस पे सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आपको खाने में कुछ वेज नहीं मिलता है, सब कुछ वहाँ पे नॉन वेज। अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप खाना ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, नो डाउट इंडियन रेस्टोरेंट्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। सोचो हम इंडियंस कितना घूमते हैं कि इंडियन लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे। हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइसिंग वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे केस में उन लोगों के अंदर, ताकि वो विटामिन ए की डिफिशियंसी को कंप्लीट किया जाए, कैसे? अब अगर आप किसी इंसान को अलग से बोलते हो ना कि भाई इसको खा ले, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तेरी बॉडी को इसको खाने से फ़ायदा होगा, मैं बता दूँ इंसान कभी नहीं खाता। अरे यार मुझे आज ना दवाई लेने का टाइम नहीं मिला, अरे यार मुझे आज ना इंजेक्शन लेने का टाइम नहीं मिला। जैसे मैं ये अपने बारे में बता रही हूँ, 2-2.5 साल पहले की बात है, मुझे अंदर विटामिन बी की आई थिंक डिफिशियंसी थी, है ना। तो डॉक्टर्स ने मुझे कंटिन्यूसली 2 महीना इंजेक्शन्स लेने के लिए कहा था, ठीक है। सप्लीमेंट्स के वाया नहीं हो पाएगा, बोलते बहुत साल लग जाएंगे इसको ठीक होने में, तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो जस्ट कोविड के पहले 2019 की बात है। तो हुआ ये कि मैंने बोल तो दिया कि हाँ मैं इंजेक्शन ले लूँगी। हर ऑल्टरनेट डेज में इंजेक्शन लेना होता था, हर ऑल्टरनेट डेज में लगातार 2 महीने के लिए। तो पहली बार तो उन्होंने खुद इंजेक्शन दे दिया, दूसरी बार उन्होंने बोला कि आपके घर के पास कोई भी हो उसके से ये प्रिस्क्रिप्शन से खरीद लेना इंजेक्शन और उनसे लगवा लेना। इतने जोर से कमर पे लगाते थे, इतना दर्द होता था वहाँ पे। खैर, तो मैंने हार्डली 3 से 4 इंजेक्शन्स लिए होंगे, ये जानते हुए कि मेरी बॉडी में विटामिन बी की डिफिशियंसी है। मैंने इंजेक्शन्स नहीं लिए। सोचो पूरा कोरोना काल बीत गया, सेकेंड वेव भी आ गई, अभी तीसरा ओमिक्रॉन जैसी अजीबोगरीब पता नहीं क्या चीज़ आने वाली है, बट पूरा पीरियड चला गया, मैंने अभी तक मेरे विटामिन बी के इंजेक्शन्स नहीं लिए। अब तो मतलब मेरे को शुरू से शुरू वापस से टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह फिर से शुरू कराना पड़ेगा कि अब मेरी बॉडी का क्या स्टेटस है। तो जब आप लोगों को बताते हो ना कि भाई ये करो, एंड जब तक उनके जान पे बात नहीं आती है वो लोग फॉलो नहीं करते हैं चीज़ों को। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ ना, क्योंकि उस इंजेक्शन को नहीं लेने से ऐसा तो होने नहीं वाला था कि मैं मर जाऊंगी। सोचो मैंने लिया ही नहीं है, 3 साल लग गया, मैंने लिया ही नहीं इंजेक्शन कंटिन्यूसली, बताओ। फिर तो ऐसे केस में लोगों के बॉडी के अंदर जो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी थी, इसमें अगर आप उन्हें ये बोलोगे कि भैया आप ये काम करो, दवाई खा लो ताकि आपकी विटामिन ए की डिफिशियंसी ठीक हो जाए, वो कभी नहीं खाएंगे, पता है। इसीलिए लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, गोल्डन राइस बना लेते हैं, ताकि जब एक व्यक्ति चावल खाएगा तो इनडायरेक्टली चावल के साथ साथ उसके पेट में क्या चला जाएगा, विटामिन ए भी चला जाएगा। हमारे इंडिया में ये गोल्डन राइस खैर उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा अजीब लग सकता है, बट अफ्रीका में कई ऐसे पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे लोगों की बॉडी के अंदर ये डिफिशियंसी है, तो वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा आप ले सकते हो, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। देखो प्लांट्स के साथ 2 मुसीबतें होती हैं। पहली मुसीबत होती है कीड़े मकोड़े जो उनको ख़राब करते हैं, और दूसरी दिक्कत ये होती है कि जैसे अगर एक मान लेते प्लांट है, उस प्लांट के आजू बाजू जंगली पौधे उगाते हैं, ठीक है। दिक्कत उन्हें हम लोग कहते हैं वीड्स। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। मतलब हमारी फसल के आजू बाजू जो अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं उन्हें कहते हैं वीड्स। तो वीड्स हमेशा क्रॉप का क्या करती है, जो रेट है उसके प्रोडक्शन का, उस रेट को वो असर डालती है। कैसे? अरे यार वीड भी तो एक प्रकार का क्रॉप ही है, उसको भी सनलाइट लगेगी, उसको भी खाना लगेगा,
उसको भी पानी लगेगा। तो बेसिकली ये खाना पानी सनलाइट जो आपके क्रॉप के लिए होनी चाहिए थी, ये अब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी आपके मेन क्रॉप और आपके वीड के बीच में। तो वीड्स की वजह से जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ आपके प्लांट को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए हम लोग ऐसे प्लांट्स बनाने की सोच रहे हैं जो ऑटोमेटिकली अपने मतलब उनमें नेचुरली उनके अंदर हर्बिसाइड होना चाहिए, ताकि उनके आजू बाजू कोई वीड खुद ही ना उगे। जैसे देखना आपके घर में कोई पेड़ पौधे होंगे, गमलों में आपने लगाए होंगे, तो देखना उन गमलों में भी मिट्टी में आपके वीड्स उग कर आ जाते हैं, बाहर वीड्स निकल आते हैं। ठीक है, तो अब कैसा है, अगर गमले में एक आधी वीड आपको दिख रहा है तो आप अपने हाथों से वीड को निकाल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो इतने एकड़ में जो किसान खेती कर रहा है उसके लिए पॉसिबल तो नहीं हो पाता है हर दिन इतनी सारे वीड्स को निकालते बैठना। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार वीड्स निकालने के बाद दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा भी आ सकते हैं, फिर अब क्या करें। सो देयरफॉर आप लोगों के प्लांट्स के अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं वाया बायोटेक्नोलॉजी कि कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन आ जाए कि प्लांट्स अपने आप ही क्या करें, उस पर्टिकुलर वीड को अपने आजू बाजू उगने ही ना दें। ठीक है, ये हम लोग हमारे क्रॉप के अंदर चाह रहे हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की जो हम लोग चाह रहे हैं दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब देखो क्या है कि प्लांट को देखो प्रॉपर न्यूट्रिएंट तो चाहिए, उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर सप्लाई के लिए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सब चाहिए तो है। लेकिन ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिनरल्स हम नहीं चाहते कि केमिकल वाले फर्टिलाइज़र डालकर हम उनको दें। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें जो प्लांट को इस तरीके से न्यूट्रलाइज भी कर, मतलब उसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर दें, और अगर गलती से वो बायो फर्टिलाइजर किसी की बॉडी के अंदर चला गया ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, तो उसको कोई फर्क भी ना पड़े और सॉइल पोल्यूशन भी ना हो। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को लेकर वो लोग बातचीत करते हैं कि हम लोग क्या क्या ला सकते हैं। हम राइजोबियम को यूज़ कर सकते हैं, एसिटोबैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, नॉस्टैक एनाबेना को यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑजेला। ठीक है, अच्छा ये रहा आपका ऑजेला प्लांट। तो मैं अगर तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर सेट कर रही होती तो मैं इस प्लांट की शक्ल तुमको देती, फोटो, इसका चित्र, और तुमसे बोलती कि बताइए आइडेंटिफाई दिस। तुम आइडेंटिफाई कर लेते कि अरे मैडम ये तो अजोला जा रहा है। फिर मैं पूछती कि बताइए इसका यूज़ क्या है, तो तुम बोलते अजोला एक वो प्लांट है जिसको आप बायो फर्टिलाइज़र के जैसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप इवन बायोटेक्नोलॉजी को एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज़ कर सकते हो, जो कि करते भी हैं। द फर्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड दूसरा है एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। खैर मैं एक एक करके इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? तो सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल, इसका मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा आपको यहाँ पे इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए इंसेमिनेशन, है ना। अच्छा, तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है पुटिंग स्पर्म्स इनसाइड फीमेल बॉडी। ठीक है, आप अगर किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर क्या करते हो, स्पर्म्स डालते हो विदाउट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इनसाइड फीमेल बॉडी विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन, बराबर। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब मेल पार्टनर आया ही नहीं, मेल पार्टनर के आपने स्पर्म्स निकाल लिए और उसके स्पर्म्स को वाया इंजेक्शन या वाया ट्यूब, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आपने वुमन के रिप्रोडक्टरी ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया, ताकि उसके स्पर्म्स और वुमन के अंदर जो ओवा मौजूद है ये दोनों आपस में कंबाइन हो, जायगॉट बने और बेबी हो। ठीक है, लेकिन मैडम इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो देखो होता कैसा है, एनिमल्स के केस में, स्पेशली कैटल्स के केस में, गाय भैंस वगैरह वगैरह के केस में ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसको खुद गवर्नमेंट भी फंड करती है। ऐसे कई सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अपने मेल और या फिर अपने फीमेल जो कैटल्स हैं आप उनको लेके जा सकते हो इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, ताकि वो जो फीमेल कैटल है वो प्रेग्नेंट हो सके, उससे एक बछड़ा मिल सके।
है ना, ताकि आपकी जो फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग, वो फले फूले। अच्छा, और दूसरा होता है एम्ब्रॉयो ट्रांसफ़र। खैर ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, एम्ब्रॉयो ट्रांसफ़र ये तो फीमेल बॉडीज़ में भी होता है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो, किस पर्पज़ के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्लांट और एनिमल तक ही सीमित नहीं है भाई, ह्यूमन हेल्थ में भी इम्पोर्टेंस है बहुत। तो ह्यूमंस को किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और फिर